क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। हमने इसके पहले वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े। एक से अधिक वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है ये हमने पढ़ा। उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि वेक्टर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस लगभग हर चैप्टर में यूज होंगे। तो आप अब इस चीज को समझिए, रेस्ट एंड मोशन ये फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में आता है, गतिज विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है? देखिए, अगर हम एग्जैक्टली देखें, एग्जैक्टली चीजों को समझें, तो कोई भी चीज जो है आज तक वो परफेक्टली रेस्ट या परफेक्टली मोशन में नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें इस क्लासरूम की, तो ये रुका हुआ है, इसको हम रेस्ट बोलेंगे। पर जैसे ही इस क्लासरूम को हम बोले ये कहां है, तो हम बोलेंगे अर्थ पे है। तो अब बताइए, अर्थ तो रुका नहीं है, अर्थ तो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो जब अर्थ नहीं रुका है तो ये रुका हुआ कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेस्ट पे नहीं बोल सकते, हम इसको मोशन में बोलेंगे। अब हम उसको मोशन भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमको चलता हुआ नहीं दिख रहा, हमको रुका हुआ दिख रहा है। तो बात यहां काफी कंफ्यूजिंग है। तो साइंस के लैंग्वेज में हम इन चीजों को समझेंगे। ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से दूर करिए और आप एक चीज समझिए कि रेस्ट और मोशन ये किसी भी चीज के लिए फिक्स नहीं हो सकता। वही चीज को हम रेस्ट भी बोल सकते हैं, वही चीज को हम मोशन भी बोल सकते हैं। इस कमरे को हम रेस्ट पे भी बोल सकते हैं, इस कमरे को मोशन में भी बोल सकते हैं। मैं इस कमरे में हूं, मुझे आप रेस्ट पे भी बोल सकते हो, मुझे आप मोशन पे भी मोशन में भी बोल सकते हो। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट या मोशन एब्सोल्यूट चीजें नहीं है, ये रिलेटिव्स चीजें हैं। अब यहां पे एक बात उठती है कि एब्सोल्यूट चीज क्या है और रिलेटिव चीज क्या है। तो आप बात को समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास कोल्ड ड्रिंक है और वो कोल्ड ड्रिंक जो है 30 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो आप बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आप 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री पे पीना पसंद करते हो। तो अगर वो 30 डिग्री पे, तो आप बोलोगे कि कोल्ड ड्रिंक जो है गर्म हो गई है। लेकिन अगर मैं चाय की बात करूं, चाय 30 डिग्री पे है, तो आप बोलोगे कि चाय ठंडी हो गई है। चाय आप 80, 85, 70, 75 डिग्री पे पीना पसंद करते हैं, तब आप उसको गर्म बोलते। तो आप देखिए, इसी 30 डिग्री को हम एक बार गर्म बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए, और इसी 30 डिग्री को, इसी 30 डिग्री को हम चाय के लिए जो है ठंडा बोल रहे हैं। तो अब गर्म और ठंडा ये क्या हो गया? ये परफेक्ट एब्सोल्यूट चीज नहीं है, ये रिलेटिव चीज है। डिपेंड करेगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री पे गर्म है, और चाय की बात करें तो 30 डिग्री पे ठंडा है। तो ठंडा और गर्म ये एब्सोल्यूट चीज नहीं है। लेकिन जो 30 डिग्री का टेम्परेचर है, जो 30 डिग्री वैल्यू है टेम्परेचर की, वो क्या है? वो फिक्स है, वो परफेक्ट है, वो एब्सोल्यूट है, वो 30 डिग्री है। वो ठंडा गर्म नहीं है, वो 30 डिग्री टेम्परेचर है। 30 डिग्री पे कोई भी चीज होगी, उसकी जो गर्माहट है, चाहे वो 30 डिग्री चाय होगा, चाहे 30 डिग्री का कोल्ड ड्रिंक होगा, चाहे 30 डिग्री का कुछ भी होगा, उसका टेम्परेचर आपको सेम फीलिंग देगा। तो 30 डिग्री जो है वो जो है एब्सोल्यूट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन ठंडा और गर्म, जो ठंडा और गर्म की बात है, हॉटनेस और कोल्डनेस की बात है, ये डिपेंडेंट है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आपका रेस्ट और मोशन भी क्या है? डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसमें हमको एक ओरिजिन मानना होगा, एक रिलेटिव प्लेटफॉर्म मानना होगा।
होगा। तो जैसे अगर हम अर्थ को रुका हुआ मानेंगे, जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चंस में आगे हम अर्थ को रुका हुआ मानेंगे, हालांकि अर्थ रुका नहीं है, अर्थ चल रहा है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ खुद मोशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, पर हम ऐसा मानेंगे कि अर्थ रुका है। तो अगर अर्थ रुका है तो ये घर भी रुका है, और इस घर में मैं ऐसे खड़ा हूं, हिल नहीं रहा हूं, तो मैं भी रुका हूं। और अगर मैं मोशन करने लगूं, तो अगर ये घर रुका हुआ और मैं इसमें ऐसे इधर उधर मोशन कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा मैं चल रहा हूं, तो मैं मोशन कर रहा हूं। तो आप रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन कैसे बोलते हो? आप बोलते हो कि कोई भी सब्सटेंस रेस्ट पे है जब उसके चारों तरफ की वस्तुओं के रिलेटिवली वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तब। जैसे मेरी पोजीशन इस ब्लैक बोर्ड से अभी व्हाइट बोर्ड से ये अभी मेरी पोजीशन यहाँ पे है, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं व्हाइट बोर्ड के रिलेटिवली रेस्ट पे हूं। और अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, मैं आगे पीछे हो रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मैं जो हूं मोशन कर रहा हूं रिलेटिव टू माई व्हाइट बोर्ड। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक एग्जाम्पल है, आप देखिए गाड़ी में बैठिए और गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो आपको क्या दिखाई देता है, सड़क के किनारे जो पेड़ हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो गाड़ी में आप बैठे हैं और पेड़ को देख रहे हैं, तो पेड़ मोशन कर रहा है, आपके रिलेटिवली पेड़ मोशन कर रहा है। और अगर आप वही पेड़ के पास जाके खड़े हो जाएं, तो देखिए पेड़ रेस्ट पे हो जाएगा और गाड़ी मोशन कर रही है, आप देखेंगे गाड़ी मोशन कर रही है। तो रिलेटिवली आप किसको स्टेशनरी मान रहे हैं, उसके रिलेटिवली आपको चीजें चलती हुई या रुकी हुई दिखाई देंगी। तो ठीक है, ये हो गया आपका रेस्ट और मोशन। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। पहली बात देखिए, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, आप जैसे चल रहे हो, आप यहां गए, फिर 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 यहां गए, आप टोटल कितना चले हैं, टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप चले, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना चले हैं, डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है आप कहां थे और कहां पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो भी मीटर है। समझ गए बात को। साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि हम टोटल जितना रास्ता चल रहे हैं उस पूरे रास्ते की लंबाई को नाप दे तो वो डिस्टेंस है, और हम कहां थे, कहां अंत में पहुंचे, कैसे पहुंचे उससे नहीं मतलब है। हम देखिए एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, आप कहां थे और कहां पहुंचे हैं उसको इससे मतलब है, कैसे पहुंचे इससे मतलब नहीं है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी आपको बतानी होती है, इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, दोनों की यूनिट मीटर होती है। अब दूसरी बात, अब आप देखिए कुछ अंतर देखिए। अगर आप एक सर्किल पे जिसका रेडियस r है, इस सर्किल पे आप ऐसे चलना शुरू करते हैं और वापस यहीं आ जाते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस आपने चला 2πr, पूरा एक सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस हो गया 2πr। कितना डिस्प्लेसमेंट चला, 0। क्यों 0 भाई,
जहां थे आप वहीं आ गए, तो इनिशियल और फाइनल वही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसी तरह मान लीजिए आप आधा सर्किल चले, तो आपने कितना पाथ लेंथ चला, आधा सरकमफ्रेंस, तो आधा सरकमफ्रेंस हो गया आपका पाई आर। लेकिन आप कहां से कहां पहुंचे, यहां से पहुंचे यहां, तो कैसे पहुंचे उससे नहीं मतलब, यहां से यहां तक की दूरी 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 2r। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको 9th में भी बताया जाता है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद आपके लिए अगला टॉपिक रहेगा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो पहली बात तो स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और वो टोटल टाइम आपने कितना लिया, उसके रेशियो को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड की हम कहानी बता दें आपको, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, 1 घंटे तक चला है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर चला, फिर वो रुक गया, यहां पे वो 1 घंटे तक रुका रहा, फिर वो 1 घंटे और चला, 1 घंटे में उसने अब की बारी 50 किलोमीटर दूरी तय की। तो आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस 75 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया 1113 आवर। वो जितनी देर बैठा था वो भी टाइम आपको लेना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपने ऐसे किया 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना चला अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। अब मेरी बात को समझिएगा, एक चीज आप समझिए, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब क्षणिक, क्षणिक का मतलब ये हुआ, जैसे आप देखिए आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपने इनिशियली गाड़ी स्टार्ट की, आपका जो मीटर का जो कांटा है वो 0 पे है, फिर आप एक्सेलरेट लेते हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर एक लिमिट तक बढ़ जाती है। उसके बाद आप गाड़ी चलाते रहते हैं, भीड़ आती है, आप स्पीड लगाते हैं, कम होता है, तेज होता है, कम। तो जो वो कम तेज हो रहा है, वो कभी गाड़ी का जो मीटर है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे जाता है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर पे जाता है, जो स्पीडोमीटर है आपका, कभी 30 किलोमीटर पर आवर पे जाता है। लेकिन अगर आप टोटल 30 किलोमीटर 1 घंटा में ट्रेवल किए उसी गाड़ी से, मान लीजिए यहां से आप कहीं जा रहे हैं, 30 किलोमीटर है, 1 घंटा लगा समय आपको, तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। पर उस दौरान न जाने आपने कितनी बार स्पीड 50 पे गए होंगे, 60 पे गए होंगे, 0 पे आए होंगे, 15 पे आए होंगे, 5 पे आए होंगे, ब्रेक लग गया होगा, भीड़ में आप इंतजार किए होंगे, फिर चले होंगे। तो एवरेज स्पीड तो आपका हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल 30 किलोमीटर चले, टोटल 1 घंटा लगा, लेकिन उस दौरान हर पल आपकी स्पीड कुछ और रही। तो उन छोटे छोटे टाइम इंटरवल में, उस छोटे छोटे टाइम में जब आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर जहां पे था वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी एट दैट टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे लिया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम बोलते हैं छोटा सा x अपॉन छोटा सा टाइम। डेल्टा का मतलब हो जाता है छोटा सा दूरी
और छोटा सा उस दौरान लगा समय, समझ गए? क्योंकि हम उस वक्त छोटे छोटे टाइम इंटरवल की बात करें, एकदम क्षण भर का, तो हम छोटा मतलब उस क्षण भर के लिए बहुत छोटे समय में चली गई दूरी को लेते हैं। और यहाँ पे आप लिमिट पढ़ेंगे, 11th में आ गए हैं, आप लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट का सिंबल यहां लगाएंगे और लिखेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे आप, मैं थोड़ा और बड़ा लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, और यहां आप लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, वो जीरो का अप्रोच, जीरो नहीं है, बहुत बहुत छोटा सा, बहुत क्षणिक टाइम में, उस क्षणिक टाइम में, उस छोटे से समय में वो छोटा सा क्या डिस्टेंस चला है, उसी को हम कहते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच जीरो। और इसी का डिफरेंशिएशन का फॉर्म बनता है, हम कहते हैं स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx अपॉन dt। और हम आपको डिफरेंशिएशन मैथ्स में हम आपको सिखाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन फॉर्मूले होंगे सवाल के साथ हम आपको सिखाते चलेंगे, आप उसको एज अ फॉर्मूला सीखते चलेंगे। फिर डिटेल में हम मैथ्स में कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिटेल में उसको पढ़ेंगे, हम यहां समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम जिस फॉर्मूले को आपको बताएंगे आप उसको एज इट इज मान लीजिएगा, क्योंकि हम सही ही बताएंगे आपको, और उस फॉर्मूले को वो कैसे आया, कहां से आया, सारी चीजें आपको मैथ्स में सिखाई जाएंगी। 11th और 12th मिला के आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा, ठीक है? तो फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स और चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे, और उसमें जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आएंगे वो मैं आपको समझाते चलूंगा। जितना समझाऊंगा आप उतना समझते चलिएगा, डिटेल में हम मैथ्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया एवरेज स्पीड के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। एवरेज का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस का हो गया dx अपॉन dt, छोटे से टाइम इंटरवल में जब आप जितनी दूरी तय की है, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसी पे आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है? अब एक चीज ये भी समझ लीजिए कि जहां पे छोटे छोटे dx का dt का डिवीजन होता है, वहां पे डिवीजन में आप डिफरेंशिएशन करते हैं, और जहां मल्टीप्लीकेशन होता है वहां इंटीग्रेशन करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं एक छोटी सी बात आपको याद करने के लिए कह रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। जहां छोटे छोटे वैल्यूज डिवाइड होते हैं वहां डिफरेंशिएशन होती है, और जहां छोटी छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वहां इंटीग्रेशन होती है। और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम कब करेंगे? जब चीजें वेरिएबल होंगी, जब स्पीड वेरिएबल होगा, मतलब जब स्पीड लगातार बदल रही होगी, डिस्टेंस लगातार बदल रहा होगा, जब वेरिएबल चीजें होंगी तो वहां पे हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो चीजें आएंगी, सवाल आएगा तो मैं आपको सिखाते चलूंगा। अब देखिए, एससी वर्मा की बुक अगर आप देखेंगे तो इसको आपको एक 3.2 एग्जाम्पल करके मिलेगा, क्योंकि एससी वर्मा में रेस्ट एंड मोशन तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर था वेक्टर मैथमेटिक्स था, तीसरा चैप्टर है आपका रेस्ट एंड मोशन। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको वेक्टर की एनालिसिस करा दी सारी, उसमें और भी चीजें जो हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो हम मैथ्स में सीखेंगे, और जो आपको काम भर का फिजिक्स के लिए चाहिए हम समय के मतलब धीरे धीरे उसको क्वेश्चन के साथ सिखाते चलेंगे। और इसमें आपका जो एरर वाला था, एरर वाला और डायमेंशन एनालिसिस था पहला चैप्टर, वो हम कराएंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप जो है पहले रेस्ट एंड मोशन पे फोकस करिए, ठीक है? ये चीजें थोड़ी आपको ज्यादा समझ में आएंगी, इसलिए मैं पहले आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो अब आप देखिए 3.2 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इंटू टी स्क्वायर। अब कह रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड आपको बताना है t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड के दौरान। एवरेज स्पीड मतलब इस दौरान, तो टोटल टाइम 5 सेकेंड हो जाएगा और टोटल दूरी हमको निकालना पड़ेगा। और b हमको बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। अब दोनों में अंतर समझिए, दोनों में अंतर क्या है। एवरेज स्पीड आप निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 पे हम देख लें तो 0 रखेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, और अगर हम 5 रखेंगे तो हमको मिलेगा 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 25 आपको मिल गया 62.5 मीटर। तो टोटल एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 0 से लेकर 5 तक 5 सेकेंड लगा। आप इसको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आप देखिए यहां पे ये जो है एक्चुअली ये s मतलब डिस्टेंस बता रहा है, dx बता रहा है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt। जब भी इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो आपको dx अपॉन dt करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको dx अपॉन dt करना पड़ेगा या ds अपॉन dt करना पड़ेगा। यहां पे s है, x की जगह s है, तो ds अपॉन dt करना पड़ेगा। x का मतलब भी डिस्टेंस है और s का मतलब भी डिस्टेंस है, तो dx अपॉन dt करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएशन का एक रूल बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर। मतलब क्या होता है कि अगर x की पावर n है, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और x की पावर में 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसी तरह 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया और x में से 3 में से 1 पावर कम हो जाएगी। समझ गए? x की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 पावर कम हो जाएगी। ये होता है डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, 2.5 t स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही हम करेंगे, मान लीजिए 2.5 तो है ही है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको 2t मिल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे x स्क्वायर का 2x। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, जब आप डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस आप ये ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला है x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो यहां पे आपको क्या मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5t हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और बोल रहा है 5 पे बताइए तो यहां हम 5 रख देंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह अगर कहता 4 पे बताइए तो हम यहां 4 रख देते, 3 पे बताइए तो 3 रख देते। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वेरिएबल दिया है तो। और अगर कांस्टेंट है मतलब वो एक ही स्पीड से जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस भी वही होगा और एवरेज भी वही होगा। जैसे कोई चीज ऐसी हो जो, जैसे देख लीजिए घड़ी, घड़ी एक ही स्पीड से चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड भी और उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये रहा आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, अब आगे देखिए, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद अगला क्या पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, इसको हम ग्राफ से कैसे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए
जैसे कि आप इनिशियली 9th-10th में जो भी आप फिजिक्स पढ़े हैं, कुछ चीजों में वहां पे भी ग्राफ था। यहाँ पे 11th में हर चीज का ग्राफ आपको समझना जरूरी है। मैथ्स में भी आपने ग्राफ देखे होंगे कई, मैथ्स में भी आपको ग्राफ समझना जरूरी है। और आपने 10th में भी देखे होंगे लीनियर के ग्राफ, क्वाड्रेटिक के ग्राफ। तो यहाँ पे जो है ग्राफ का समझना काफी जरूरी है, ग्राफ बहुत मायने रखता है यहाँ पे। तो ठीक है, आज आप क्या करिए कि आपकी क्लास हम आज यहीं रोकते हैं। इतना पहले आप रिवाइज करिए और थोड़ा सा प्रिपेयर होइए कि हमको जो है डिफरेंशिएशन वगैरह और ये ग्राफ वगैरह सारी चीजें पढ़नी होंगी। धीरे धीरे हम फिजिक्स में भी टाइम को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही हम करते हैं। कल फिर से हम इसी टॉपिक से एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड के आगे उनके ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना।